गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। हम आपको पढ़ा रहे थे रुधिर वर्गों की वंशागति। रुधिर वर्गों की वंशागति में हमने आपको पढ़ाया था कि माता पिता के जीन से बच्चों में किस प्रकार से रुधिर में वंशागति होती है। हमने आपको पढ़ाया था कि यदि माता का रुधिर ए है और पिता का रुधिर बी है तो संतानों में रुधिर वर्गों की वंशागति क्या होगी। इसमें हमने आपको कुछ प्रश्न भी दिए थे हल करने के लिए। शायद आप सभी ने वो सब कर लिए होंगे। यदि नहीं किए हैं, यदि किए हैं या समझ में नहीं आए हैं तो वे आप हमसे पूछ सकते हैं। हमने आपको वंशागति बताया था और आज उसी के आगे आज हम आपको बता रहे हैं कि माता पिता के ज्ञात यानी कि माता पिता के हमें ज्ञात है रुधिर वर्ग के आधार पर संतानों में पाए जाने वाले संभावित रुधिर वर्गों की तालिका। तो आज हम एक सारणी के माध्यम से आपको बताएंगे कि माता पिता में हमें रुधिर ज्ञात है, लेकिन बच्चों में किस प्रकार की वंशागति होगी, किस प्रकार का रुधिर उनके शरीर में आएगा, तो ये हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, ये लिखा है माता पिता की जीनी संरचना, और इस तरीके से आपको एक तालिका बना लेनी है। तालिका इस तरीके से बनाएंगे जिसमें आपको 4 कॉलम बनाने हैं। पहले कॉलम में आपको लिखना है माता पिता की जीनी संरचना, दूसरे कॉलम में लिखना है माता पिता के रुधिर वर्ग, तीसरे कॉलम में लिखना है संतान के रुधिर वर्ग संभावित यानी कि संभावित हो सकते हैं, और चौथे में लिखना है असंभावित वर्ग। तो यहाँ पर सबसे पहले माता पिता की जो जीनी संरचना है वो हम देखेंगे। जैसे यदि माता या पिता ये है तो माता हमारी ओ है और पिता भी हमारा ओ है। तो माता ओ है और पिता ओ है। जब दोनों के बीच संकरण कराया जाता है तो माता पिता के रुधिर वर्गों के दोनों के बीच हमने संकरण कराया तो हमें जो संभावित रुधिर वर्ग प्राप्त हुआ वह हमारा था ओ। इसमें ए बी असंभावित वर्ग हैं क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई भी एंटीजन उपलब्ध नहीं था, ना तो ए था, ना बी था और ना ए भी था, क्योंकि दोनों माता पिता के जो जीनी लक्षण थे यानी कि जीनी रुधिर वर्ग थे वो ओ और ओ थे। जब ओ और ओ का हम संकरण कराते हैं तो हमें ओ वर्ग ही प्राप्त होता है। ये मेंडल विधि पर आधारित है। अब हम यहाँ पर चलते हैं। माता है ओ और पिता है ए। माता और ओ और पिता है ए, तो हम ओ का ए में संकरण करा देते हैं। तो जो संतान के संभावित रुधिर वर्ग की संभावना होगी वो हमारी होगी ओ और ए। जो असंभावित हमारी संभावना होगी वो हमारी होगी ए बी और बी। ए बी क्यों होगी? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का हमारे पास कोई भी का एंटीजन नहीं है। इसमें आपने देखा कि इसमें कोई भी प्रकार का एंटीजन हमारे पास नहीं था। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे ए है और माता है और पिता भी ए है, लेकिन दोनों के पास एंटीजन ओ भी है। तो हम यहाँ पर वही विधि कर देते हैं, या ए इंटू ओ लिख देते हैं और हमें यही प्राप्त होगा जो हमें संभावित प्राप्त हुआ है। इधर हम ए भी लिख सकते हैं और ओ भी लिख सकते हैं, या फिर हमने लिख दिया ए भी हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमने लिखा और हमें संभावना कैसी प्राप्त हुई, यही, और ये संभावना नहीं, यानी कि इसमें ये प्राप्त नहीं होगा। अब हम आते हैं, जैसे माता हमारी ओ है और पिता बी है, तो ओ का संकरण हम बी के साथ करा देते हैं। ओ का संकरण हमने किसके साथ कराया? बी के साथ कराया। तो जब हमने ओ का संकरण बी के साथ कराया तो जो हमें संभावित रुधिर वर्ग प्राप्त होंगे वो हमारा होगा ओ और बी। जो असंभावित रुधिर वर्ग प्राप्त होंगे वो हमारे होंगे ए बी। ये हमारे असंभावित हैं क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई भी ए नहीं है, इसलिए हमें ये इस प्रकार
प्रकार के रुधिर वर्ग प्राप्त नहीं होंगे। इसी प्रकार से बी और बी का है तो हम बी का संकरण बी में कराएंगे तो हमें यही लक्षण प्राप्त होंगे और यहाँ पर ये लक्षण प्राप्त होंगे, यानी कि जो इसमें संभावित है। तो आपने देखा कि हमने ओ का बी में कराया तो ओ बी ए बी जो असंभावित है, यानी कि लक्षण संगतियों में नहीं दिखाई देंगे। अब हम आते हैं आई ए एंटीजन हेलिक्स पर और बी पर। अब इन दोनों का हम संकरण कराते हैं तो एक के पास हमारा ए है और बी, तो इन दोनों का हमने संकरण करा दिया तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें ए भी प्राप्त होगा, बी भी प्राप्त होगा, ए भी प्राप्त होगा और ओ भी प्राप्त हो सकता है। तो जब हमें सब कुछ प्राप्त हो गया तो संभावित में कुछ, असंभावित में कुछ भी नहीं। तो आपने देखा यहाँ पर अगर ए पिता है बी माता है तो दोनों के बीच संकरण कराया जाता है तो जो संतान के रुधिर वर्ग होंगे वो आपके ए हो सकते हैं, बी हो सकते हैं या ए बी हो सकते हैं या ओ हो सकते हैं। यहाँ पर कोई असंभावित नहीं होगा। इसी प्रकार से हम आते हैं यहाँ पर जो हमारा एलिस ओ है, यानी कि यहाँ पर पिता ओ है और माता ए बी है, तो हम ओ का संकरण हम कराएंगे ए बी से। इसी प्रकार आपने यहाँ भी देखा कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए बी है। तो जब हमारा यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर ओ संभावित है और यहाँ पर ए बी संभावित है और ए बी संभावित है, बी संभावित है। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा? आपने देखा कि यहाँ पर हमारा क्या बचेगा? तो यहाँ पर ओ असंभावित हो सकता है, यहाँ पर आपका क्या हो सकता है? बी हो सकता है। ठीक है, जो असंभावित होगा वो हमारा ओ होगा। तो ये आप समझ लें। देखेंगे फिर यहाँ पर एक और बचा हुआ है जो आई बी है, यहाँ पर एलिस बी है, एलिस ए बी है, ए बी है और ए बी है। तो यहाँ हमने कराया बी, जिस प्रकार से कराया था बी का संकरण हमने कराया ए बी से, और नीचे हमारा है ए बी का संकरण हमने कराया ए बी से। तो हमें जो संभावित प्राप्त हुए वो हमारा बी था और ए बी था और ए था। तो यही है कि हमें यहाँ भी प्राप्त हुआ। तो इसमें भी असंभावित क्या है? तो इसमें भी असंभावित ओ है। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि इस प्रकार से रुधिर वर्गों की वंशागति बताई गई है। आप सभी से अच्छे ढंग से समझ लें और सुन लें। जो इसमें समझ में ना आया हो वो पूछ लें या एक बार फिर समझ लें। इसका ओ का संकरण हम कराते हैं तो हमें ओ प्राप्त होता है, ए बी और ए बी हमें प्राप्त नहीं हो सकता। इसी प्रकार ए का संकरण हम ए से कराते हैं तो हमें ए प्राप्त होगा या ओ प्राप्त होगा, ए बी और बी हमें प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार से हम संकरण कराते हैं ओ का और बी का, ओ और बी का जब संकरण हम कराएंगे तो हमें ओ बी प्राप्त होगा, ए बी प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार से जब बी का संकरण बी से कराते हैं तो हमें यहाँ पर बी प्राप्त होगा और ए बी प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार से ए और बी का संकरण हम करा देते हैं तो हमें सारे कुछ प्राप्त हो जाएंगे, ए बी और ओ। इसमें असंभावित कुछ भी नहीं होगा। इसी प्रकार से ओ का संकरण हम ए बी से कराते हैं तो ओ का संकरण ए बी से कराएंगे तो हमें बी, ए बी और ए प्राप्त होगा, ओ असंभावित होगा। इसी प्रकार से ए का संकरण हम ए बी से कराते हैं, ए का संकरण हमने ए बी से करा दिया तो हमें यही लक्षण प्राप्त होंगे, बी, ए बी और ए, जो को असंभावित की श्रेणी में आएगा। इसी प्रकार से बी का संकरण हम ए बी से कराते हैं या ए बी का संकरण हम ए बी से कराते हैं तो हमें बी, ए बी, ए प्राप्त होगा और ओ असंभावित में जाएगा। तो ये आपके सभी के समझ में आ गया होगा।
तो इसे नोट कर लीजिए और इसकी जो अगले भी कुछ प्रश्न हैं वो भी ऐसे ही प्रश्न हैं कि यदि लाल कलगी वाले मुर्गे का संकरण हम सफ़ेद कलगी वाले मुर्गे से के साथ कराएं तो दूसरी पीढ़ी में हमें कौन से मुर्गे प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से नीग्रो का भी है तो वो हमें किस प्रकार से भी प्राप्त होंगे। इसी के साथ आपका जो चैप्टर था वो भी ख़त्म हो गया, लेकिन इसमें जो एक कुछ इसी के बाद एक हेडिंग है जिसका नाम है प्रबलता। इसका नाम है प्रबलता, जिसे कहते हैं एपिस्टेटिस। एपिस्टेटिस। तो एपिस्टेटिस क्या है? एपिस्टेटिस क्या है समझेंगे, ये सभी का नोट हो गया तो लिखें। इस प्रभाविता में एक युग्म विकल्पी इस प्रभाविता में एक युग्म विकल्पी जोड़ी का कोई जीन, युग्म विकल्पी जोड़ी का कोई जीन दूसरी युग्म विकल्पी जोड़ी के दूसरी युग्म विकल्पी जोड़ी के किसी जीन के प्रभाव को कम कर देता है, किसी जीन के प्रभाव को कम कर देता है या पूर्णतया रोक देता है इसे प्रबलता कहते हैं। जो जीन दूसरे जीन के प्रभाव को रोकता है, जो जीन दूसरे जीन के प्रभाव को रोकता है उसे प्रबल कारक या अप्रबल कारक कहते हैं। उसे प्रबल कारक या अप्रबल कारक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रभावी प्रबलता, और दूसरा होता है अप्रभावी प्रबलता। पहला होता है प्रभावी प्रबलता और दूसरा होता है अप्रभावी प्रबलता। यानी कि प्रभावी प्रबलता क्या है? जो अपना पूर्ण रूप से प्रभाव दिखाए तो वह क्या होगा? प्रभावी होगा, और जो प्रभाव ना दिखा पाए तो वह क्या होगा? अप्रभावी होगा। तो लिखेंगे प्रभावी प्रबलता, आप समझ लेंगे इसमें 12:3:1 या 13:3 का अनुपात प्राप्त होता है। जैसा कि आपने द्विसंकर संकरण में देखा था जिसमें आपका अनुपात 9:3:1 प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार से जो प्रभावी प्रबलता है इसमें आपका जो अनुपात प्राप्त होगा वो 12:3:1 का अनुपात प्राप्त होगा, या उसे हम 13:3 का अनुपात भी कह सकते हैं। तो इसमें प्रबल जीन केवल प्रभावी अवस्था में दूसरे जीन युगल के लक्षण प्रारूप को विकसित नहीं होने देता। जैसे प्रभावी प्रबलता को चूजों में पिच्छों के रंग की वंशागति द्वारा समझा जा सकता है। जैसे प्रभावी प्रबलता में चूजों को पिच्छों के रंग की वंशागति से समझा जा सकता है। तो यह था आपकी प्रभावी प्रबलता। दूसरी हेडिंग जो इसकी है अप्रभावी प्रबलता, वो समझेंगे कि इसका अनुपात 9:3:4 होता है। इसका अनुपात 9:3:4 होता है। इसमें प्रबल जीन केवल अप्रभावी अवस्था में दूसरे जीन युगल के
दूसरे जीन युगल के प्रभाव को प्रकट नहीं होने देते। दूसरे जीन युगल के प्रभाव को प्रकट नहीं होने देते। जैसे अप्रभावी प्रबलता को चूहों में त्वचा के रंग की वंशागति द्वारा समझा जा सकता है। तो ये थे आपके इस प्रकार के जीन और रुधिर वर्गों की वंशागति जिसमें प्रबलता और प्रभावी प्रबलता बताई गई। इसके ये आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट टाइम पर हम आपको नया लेसन पढ़ाएंगे जो इसी से संबंधित है, जिसका नाम है वंशागति का गुणसूत्रीय आधार एवं मानव अनुवांशिकी। आपका जो नेक्स्ट पीरियड में चैप्टर होगा वो होगा हमारा वंशागति का गुणसूत्रीय आधार एवं मानव अनुवांशिकी। तब तक के लिए धन्यवाद।